लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। संजय राय सर के जुड़ने के साथ ही हम ये लीगल रिपोर्टर और वाइब्रेंट इंडिया फाउंडेशन का एक परिचर्चा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ जो प्रमुख मेहमानों हैं, सबसे पहले तो हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ संजय राय सर जी हैं, जो सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, लगातार युवाओं को एक ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, युवा उद्यमियों को बनाने का काम करते हैं। लंबा समय, लंबा करियर रहा है। जो पाकिस्तान से आए हिंदू प्रवासी हैं, उनके लिए मजलिस पार्क में बकायदा इन्होंने उनके सैनिटाइजेशन को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर, टॉयलेट्स को लेकर बहुत काम किया हुआ है। तो मैं संजय राय साहब का धन्यवाद करता हूं। और इसके साथ ही हमारे साथ संजय पारेख साहब जुड़ गए हैं। संजय पारेख साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है जी। संजय पारेख साहब रिनाउंड सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, पीयूसीएल से जुड़े रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के मामलों के लिए जाने जाते हैं। कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि कोई गरीब अगर उसे कहीं इंसाफ ना मिले तो संजय पारेख साहब के यहाँ अगर वो जाता है तो निश्चित रूप से उनका केस सुप्रीम कोर्ट में आता है। संजय पारेख साहब, आपका स्वागत है। तीसरा हमारे साथ मनोज रस्तोगी साहब जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। मनोज रस्तोगी साहब का मैं परिचय देना चाहूंगा। मनोज रस्तोगी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, करीब 25 साल का उनका अनुभव है। इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के निजी मीडिया सलाहकार रहे हैं, कई चैनल्स में एडिटर, सीईओ का रोल अदा किया है, और नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ट्रेनिंग देने का आजकल काम करते हैं। तो आज का बड़ा मुद्दा, और इसके साथ ही जो हमारे साथ तमाम एडवोकेट्स जुड़े हुए हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार है। और हम सेशन शुरू करते हैं सबसे पहले विषय के साथ ही, और हमारा प्रमुख विषय आज ये है लॉकडाउन और आपके अधिकार। और इस श्रृंखला में, ये हमारी एक श्रृंखला है जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि लॉकडाउन के दौरान जो सरकार का एक निर्णय लिया है। संजय पारेख साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज को, अगर वो काम नहीं भी कर रहे हैं, लॉकडाउन के कारण बंद भी हैं, तो सैलरी दें। इसी बीच 3 कंपनियां सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई हैं। उनका तमाम अपना तर्क है, और उनका ये कहना है कि सरकार अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी किसी निजी कंपनी को नहीं थोप सकती है। संजय पारेख साहब, सबसे पहले मैं आपका जानना चाहूंगा इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? संजय सर। देखिए, सबसे पहले हमको तो ये समझना चाहिए कि बदली हुई स्थिति के अंदर क्या हम लोगों के अधिकार भी बदल गए हैं। हम लोगों की जो संवैधानिक अधिकार हैं या हमारे जो दूसरे कानून के द्वारा दिए गए अधिकार हैं, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। परिवर्तन जो हम अभी महसूस कर रहे हैं वो इस कारण से, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति के अंदर फिजिकली जो हम कोर्ट में जाकर के चीज़ों को बोल पाते थे, अटेंड कर पाते थे, और सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो गई हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि ये मैं समझ सकता हूँ कि शुरू में कोर्ट की फंक्शन के अंदर कोई तकलीफ आ सकती थी। मुझे स्वीकार मैं नहीं कर पा रहा कि कोर्ट अपनी फंक्शनिंग को धीरे धीरे करके इम्प्रूव करे। अगर हमको ये मानना है कि कोरोना की जो 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 प्रॉब्लम है, जब तक इसका वैक्सीन नहीं मिल जाता और ये जो बीमारी इस तरह की फैलती चली जा रही है, फैलती चली जा रही है, तो उस स्थिति के अंदर हमें अपने जो काम करने के तरीके हैं वो बदलने पड़ेंगे। अगर काम करने के तरीके बदलने पड़ेंगे तो इसका अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर, अभी मैं उसी की बात कर रहा हूँ, दूसरे कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, वहां पर जो कॉजेज आपको ले जाने हैं, क्योंकि इसके साथ ही जो ग्रॉस ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, क्योंकि अगर 85% अगर हमें माने कि हमारे यहाँ गरीब तबके के लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो दूसरे देशों, दूसरे अपने स्टेट से आए हुए हैं यहाँ काम करने के लिए, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ये छोटे छोटे खोमचे ठेले लगाने वाले, ऐसे तमाम, या गांव के अंदर जो अपनी काश्तकारी करते हैं, उससे अपना जीवन यापन करते हैं। ये सारी चीज़ों को देखें तो उसके अंदर हमको कहीं ना कहीं परिवर्तन ला करके कुछ ना कुछ करना होगा। ये नहीं कह सकते सिर्फ कि हम उसके अंदर उन एक्टिविटीज़ को बिल्कुल ही बंद कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जैसा मैं सोचता हूँ, धीरे धीरे करके उनको केसेस को लाना शुरू करना चाहिए, जो डिस्टेंसिंग है उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में। आपने जो प्रश्न पूछा है,
उस प्रश्न के अंदर तो यही उत्तर हो सकता है, उन लोगों ने अप्रोच किया है कि इस स्थिति को देखते हुए किसी भी कर्मचारी का वेतन या जो लोग हमें सहायता करते थे उनका इस कारण से चूंकि लॉकडाउन की स्थिति आ गई है तो उनको रिटर्न्स किसी तरीके से कर देना या उनकी तनख्वाह को कम देना या काटना, ये बिल्कुल ही इनह्यूमन है और ये चीजें अभी की स्थिति के अंदर किसी भी तरीके से कोर्ट को माननी नहीं चाहिए। जी जी ये भी है जी कि संजय जी, इसके साथ मैं संजय राय साहब को उनका भी पक्ष लूंगा। संजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी संजय साहब, महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, ये प्रश्न ऐसा बनता है कि कोरोना वायरस से लॉकडाउन अपने आप में बड़ी अप्रत्याशित स्थिति थी। ना भारत ने कभी देखा, ना भारत इसके लिए कोई प्रैक्टिस थी, ना हमको इसकी कोई ट्रेनिंग थी। जब आया तो सरकार ने उन हजारों लाखों वर्करों के लिए एक फैसला दिया जिसमें निजी कंपनियों को कहा गया कि आप उनको तनख्वाह दें, उनको वो काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप तनख्वाह दें। लेकिन अब संजय राय साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक प्राइवेट निजी कंपनियों का एक बड़ा पक्ष है कि सरकार की लायबिलिटी वो क्यों कैसे झेल सकते हैं। नंबर 1, नो वर्क नो सैलरी का जो फंडा है उसको ये आदेश, जो सरकार का आदेश है, वो मीट आउट नहीं करता है। आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जैसे कि संजय पारीक साहब ने कहा कि धीरे धीरे काम करने की पद्धतियां बदल रही है हर जगह पे। उसी तरीके से जैसे कोर्ट की बिजनेस की पद्धति बदल रही है, वैसे व्यापार की भी बिजनेस की पद्धतियां बदल रही है। तो भारत के आम जनमानस को ये चीजों से तैयार होना पड़ेगा, बिजनेस हाउस को, कॉर्पोरेट हाउस को, वर्कर्स को भी, कि हमें विषम परिस्थितियों में कैसे अपने आप को बदलें और इस विषम परिस्थिति को, जो एक चुनौती है, उसको किस तरीके से हम एक व्यापार में ढालने की प्रक्रिया करें। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सारी चीजें अब ऑनलाइन की तरफ जा रही है, तो जीवन ठहर गया है, लेकिन उसमें धीरे धीरे रास्ते निकल रहे हैं। एक दूसरी बात की, जिस तरीके से मैं खुद भी एक बिजनेसमैन हूँ, खुद एक बिजनेस हाउस चलाया हूँ, 30 वर्षों का मुझे अनुभव है। तो मेरा कहना है कि जिस तरीके से हमें एक इंडस्ट्री चलाने के लिए रॉ मटेरियल हमारा एक मेजॉरिटी हिस्सा होता है कंजम्पशंस के, उस तरीके से एम्प्लॉय भी एक कंजम्पशंस का मेजॉरिटी हिस्सा होता है रिकरिंग खर्चों का। तो जब हम बिजनेस में कमाते हैं तो भी हम सैलरी देते हैं एम्प्लॉयज को, और नहीं कमाते तो भी सैलरी देते हैं। तो देश एक ऐसी विषम परिस्थिति में आकर के खड़ा हो गया है, एक ऐसी चुनौतियों के साथ खड़ा हो गया है, जहां पे कि हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए कंधे से कंधा मिला करके चलना है। जिन जिन कंपनियों को बैलेंस शीट अलाउ करती है अफोर्ड करने के लिए सैलरी, जो कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग है, जिन कंपनियों के बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व के सरप्लस है, वो कंपनियां इनको एक मानवता के आधार पे इस चीजों को देख करके और सैलरी देना चाहिए। एक कर्मचारी अपना पूर्ण जीवन किसी कंपनी को दे देता है, और ऐसी परिस्थिति में अगर मान लीजिए ये तो 1-2 महीने का लॉकडाउन है, लेकिन किसी कारणवश आपकी फैक्ट्री बंद हो जाती है, आप मेंटेनेंस में चले जाते हैं, या फैक्ट्री को आप रिपेयरिंग के मोड में ले जाते हैं, या कच्चे माल के अभाव से, तो क्या आप सैलरी देते हैं कि नहीं देते हैं? तो उन सब चीजों को देख करके अगर देखा जाए तो एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड, एक प्लस एक हमारा चूंकि एक आत्मिक संबंध हो जाता है कर्मचारी के साथ में। हमने 20-20 हजार कर्मचारियों को एट ए टाइम में सैलरी वंस अपॉन ए टाइम दिए हैं। तो कहने का तात्पर्य है मेरा इन लेखा जोखा विषय वस्तु के, कर्मचारी भी आपका परिवार का हिस्सा है। संजय पारीक साहब, मैं आपसे एक इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न करना चाहूंगा जो मेरे लगातार मुझसे तमाम लोग पूछ भी रहे हैं। हमारे साथ मैं अभी बताना चाहूंगा करीब 100 लोग इस लिस्ट में जुड़ चुके हैं, 100 से ज्यादा लोग इसमें जुड़ चुके हैं और वो लगातार अपने क्वेश्चंस भेज रहे हैं। संजय पारीक साहब, इस समय ऐसे विषम परिस्थितियों में जहां आपातकाल, एक तरह का आपातकाल लगा हुआ है, लोगों को कहा गया या अपने घर पे रहें, अदालतें फंक्शन नहीं कर रही हैं, सरकार एक तरह से बिल्कुल काम एकदम लॉकडाउन पड़ा है, सरकार काम नहीं कर रही है, केवल पुलिस है और लोग घर के अंदर है। इस समय अदालत और जो लोगों के व्यवहारिक तौर पर जो उनके संवैधानिक राइट्स हैं, उनके बीच जिस तरह का गैप है, आप उसे किस नजर से देखते हैं? देखिए, हम इसको इमरजेंसी की सिचुएशन कह रहे हैं, लेकिन वो इमरजेंसी नहीं है जिसको हम कहते हैं कि इमरजेंसी लागू कर दी गई। इमरजेंसी के कारण यह है कि जो कोरोना की बीमारी है और जो संक्रमण फैलता है उसको रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए, इसीलिए लॉकडाउन की स्थिति भी बताई गई। लेकिन इस स्थिति में मुझे लगता है
जैसा मैंने अभी पहले भी बोला था कि लोगों के जो अधिकारों की बात है, जहां हम गरीब लोगों के अधिकारों की बात देखते हैं, मजदूरों के अधिकारों की बात देखते हैं, जो गांव के अंदर रहते हैं, जो जो अपनी खेती बाड़ी करते हैं, जो सब्जी बेचने के लिए आते हैं, उनके अधिकार, ठेले वालों के अधिकारों की बात देखते हैं। दूसरे अधिकारों की बात उनकी भी देखते हैं जो बेल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो जेल में है किसी कारण से, मतलब अंडर ट्रायल है, उनका पीरियड डिटेंशन का खत्म हो गया, फिर भी रिलीज नहीं हो पा रहे हैं जी। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग, जैसा मुझे मालूम पड़ा है, जिनको अस्पताल के अंदर इलाज नहीं मिल पा रहा, तो वो लोग कुछ जाना चाहते हैं कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए, इलाज कराने के लिए किसी जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हो उसके अंदर। ये जो जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को प्रोएक्टिव होकर के, अभी जो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल जैसे एग्जीक्यूटिव की सब तरफ छा गया है, वहां पर जुडिशरी नजर नहीं आ रही, ये बहुत ही भयानक स्थिति है। और इस स्थिति में मुझे लगता है, ये तो मैं समझ सकता हूँ, जो मैंने पहले बोला था कि शुरू में अगर सुप्रीम कोर्ट को समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना है, लेकिन इस समय के एक्सपीरियंस के बाद में ये जान लेना चाहिए कि ये जो स्थिति है ये बहुत लंबे समय तक चलेगी, और अगर लंबे समय तक चलेगी तो क्या हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स को, उनके लीगल राइट्स को इस तरह से सस्पेंड कर दें। कुछ मुकदमे हैं जो जाते हैं, जो आप इस तरीके से इसके थ्रू बात करते हैं, अपनी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करते हैं, लेकिन क्या संभव नहीं है इतने बड़े कोर्ट के अंदर? अभी तक होना चाहिए था कि आप 10 मुकदमे कोर्ट के अंदर, 15 मुकदमे डिस्टेंसिंग करके आप उनको लगाएं, बाकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उनसे सुने। लेकिन लोगों की परेशानियों को सुनने के लिए अदालत का होना बहुत बहुत जरूरी है इस समय के ऊपर। लेकिन ये मानते हुए संजय सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मुझे एक सवाल इसमें ऐड करके मुझे बहुत संक्षिप्त आंसर दे दीजिएगा। आप जिस अदालती प्रोसेस की बात कर रहे हैं, अदालत कोई आदेश देती है, उसका आप जानते हैं कि एग्जीक्यूशन सरकार और एक मशीनरी जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं वो करती है। आज की कंडीशन में जहां लॉकडाउन है पूरे देश में, उन सरकार के माफ कीजिएगा, उस अदालत के आदेश का फर्क क्या पड़ेगा? मैं एक छोटा सा उदाहरण संजय पारेख साहब इसको लेना चाहूंगा। तमिलनाडु में एक कोरोना से डॉक्टर की मृत्यु हो जाती है इलाज के दौरान, और जब उसका जो वो क्रिश्चियन होता है और उसका जब शव को दाह संस्कार के लिए कब्जा लिया जाता है तो वहां पर विरोध हो जाता है और लोग पुलिस पर और अस्पताल के कर्मचारियों पर हमला कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में मद्रास हाईकोर्ट उस पर सुमोटो लेता है और तमिलनाडु सरकार से कहता है कि क्या आर्टिकल 21 में किसी व्यक्ति के जो अंतिम राइट्स हैं उनका अधिकार नहीं बनता है। लेकिन सवाल अब यहां ये पैदा होता है संजय पारेख साहब कि अदालत ने तो कहा, लेकिन चूंकि ऐसी इमरजेंसी की स्थिति है, ऐसी लॉकडाउन की स्थिति है कि लोग एक दूसरे, कोई ऑर्डर को एग्जीक्यूशन नहीं है, इस स्थिति में अदालत का कितना रोल आप महत्वपूर्ण मानते हैं? जी, मैं मानता हूं कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसी की भी, जैसे उसको खाना मिलना चाहिए। कोई भी हमारे देश के अंदर भूखा नहीं मर सकता। लेकिन अगर मान लीजिए, मैं आपको बहुत बहुत छोटे तरीके से उदाहरण दे रहा हूं, अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हम जो राशन है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इतने लोगों को मिल रहा है राशन शॉप से, इतने लोगों को हम खाना दे रहे हैं, जो कुछ फूड है उसको दे रहे हैं, तो मैं आपसे ये कहता हूं, जब वो सारे आंकड़े आते हैं, उसके आंकड़ों के साथ ये आंकड़ा भी आना चाहिए पब्लिक डोमेन के अंदर कि एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक्चुअल में लोगों को खाना मिला। ये तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। और दिल्ली के केस के अंदर अभी कुछ दिनों के पहले की बात है, जहां मैं अपियर हुआ था, मैंने उनको यही बोला कि हमारे यहाँ जो स्टारवेशन डेथ्स होती हैं, हमारे यहाँ लोग जो भूख से मरते हैं इस कारण से मरते हैं कि एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट का होता है कि हम इतने लोगों को खिला रहे हैं, इतने लोगों को राशन दे रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचता नहीं है। तो इस बात की पुष्टि करना ये कोर्ट का दायित्व है कि ये जो रिलीफ थी उन लोगों तक पहुंच गई है। अब जैसे आप इसका उदाहरण देखें, जो यहाँ से मजदूर जगह जगह स्टेट से आए हुए हैं और उनको वापस जाना है अपनी जगह के ऊपर। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निर्णय अभी लिया, ये निर्णय क्या आप आज से 20 दिन पहले या महीने भर पहले नहीं ले सकते थे? क्या आप बसेस को प्रॉपर तरीके से सफाई करवा करके, उन लोगों की जो भी जांच करा करके उनको घर पर भेजें? यहाँ मुझे मालूम है कि लोग भूख से मर रहे हैं। गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं, हम सबको कुक फूड दे रहे हैं, लेकिन कितना मुश्किल है। आप क्या लाखों करोड़ों लोगों को कुक फूड दे पाएंगे? बिल्कुल। इसकी पुष्टि करना और इसके डायरेक्शंस देना गवर्नमेंट को कि किस तरीके से आप करो, इसमें मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा दायित्व है। और वो ये नहीं सोच सकते कि इमरजेंसी की वजह से हम लोग क्रिपल्ड हो गए। ये बिल्कुल नहीं हुआ। आप इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। जो एक्सपर्टीज की बात है कि डिस्टेंस को मेंटेन करना है,
लेकिन आप इस तरह के प्रोग्राम्स को इवॉल्व कर सकते हैं और उसमें मदद कर सकते हैं, जहां आप कहें कि नहीं आप इस तरीके से लोगों की मदद करें। मुझे लगता है संजय पारेख साहब जो कह रहे थे, संजय राय साहब के लिए मैं अगला क्वेश्चन आप ही के लिए बनता है, क्योंकि क्या मेरा सवाल संजय राय साहब ये है कि जहां तक सरकार का सवाल है, लॉकडाउन एक अप्रत्याशित स्थिति थी, उससे निपटने के लिए दिहाड़ी मजदूरों का जो सवाल है, उनके अधिकारों का जो सवाल है, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, आपको लगता है कि सरकार ने अपनी तरह से जिस स्तर पे सरकार को लॉकडाउन के पहले उन पर विचार कर लेना चाहिए था, उस करीब एक 10 करोड़ की एक बड़ी संख्या है, वो क्या वो विचार हो चुका था, या शायद और पहले से विचार किया जाता तो ज्यादा बेहतर स्थिति से निपट सकते? संजय राय सर, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। इसमें कुछ राज्यों ने तो बहुत ही प्रोएक्टिवली काम किया है, मजदूरों की छोटी छोटी चीजों को देखा। कुछ राज्यों ने बिल्कुल ही इसके अंदर लापरवाही की है और इनका कारण से बहुत सारे केओस हो गए। इसमें कहीं न कहीं कुछ राज्यों की प्रशासनिक कमियां तो रही है, जिनको पहले से इस विषय वस्तु पे बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट के साथ काम करना चाहिए था कि कोई भी आदमी जब बाहर से आ रहा है और अचानक उसको एक दिन पता चले कि कल से मेरे पास काम नहीं है, तो जो निर्णय लेने वाले लोग हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनकी डे टू डे चीजों की देखरेख की जाए। तो मैं आपके प्रश्न से सहमत हूँ, कुछ राज्य बिल्कुल ही फेल्यूर रहे इसका। जी जी, मनोज रस्तोगी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं यही कह रहा हूं जो भाई साहब अभी बता रहे थे, पारिक साहब, बिल्कुल सही बात है कि कोर्ट को, विधायिका को और एग्जीक्यूटिव को, तीनों के बीच में एक संतुलन हमें दिखना चाहिए था। उनका बिल्कुल ऑब्जर्वेशन सही है कि कोर्ट को नई तकनीक का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लेकर के कुछ बहुत जरूरी जो बातें हैं, जो बहुत मुकदमे जरूरी हैं, जिन चीजों पर कोर्ट की एक डायरेक्शन आनी चाहिए, वो काम शुरू होना चाहिए। एक और राय साहब जो भी बता रहे हैं, ये बात भी सही है कि कुछ राज्यों के स्तर पे हम ये देख पा रहे हैं कि तैयारी नहीं थी। अब लॉकडाउन के बाद हम इसकी विवेचना कर पाएंगे कि कहाँ पे कमी थी, लेकिन हाँ, अगर थोड़ी सी तैयारी पहले होती तो जिस वर्ग के ऊपर सबसे ज्यादा इस चीज का असर पड़ा है, उससे हम बच सकते थे, हमारा समाज उससे बच सकता था। बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई। एक तरफ हम कह रहे हैं कि लॉकडाउन में बाहर ना निकले, सुरक्षा चक्र बनाए रखना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल जा रहा है, उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, आत्महत्या की स्थिति बन रही है। समाज के अलग अलग लोग, एनजीओ, वो जाकर के उनको खाना और उनको मदद देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि एक स्टेट जो है बसें भेज देता है, वहीं दूसरा हम देखते हैं दूसरा स्टेट कहता है कि नहीं, मैं लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करूंगा, मुझे कोटा में ही अपने छात्र रहने दो, मैं नहीं करूंगा। तो बड़ी एक कंफ्यूजन की स्थिति है। इससे हम कैसे बच सकते थे, ये बहुत जरूरी है। ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं, मैं चाहता हूँ, अजय गौतम जी है, एडवोकेट हैं, वो कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट वेवर ऑफ स्कूल फीस बाय प्राइवेट स्कूल व्हेन देयर इज नो इनकम फॉर द पेरेंट्स? मुझे लगता है संजय राय साहब इस पर ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। संजय जी। मैं तो खुद ही फेस कर रहा हूँ, मेरे बच्चों का स्कूल का फीस कौन भरेगा, पढ़ नहीं रहा है तो ये बहुत ही सही चीज है। और जिन स्कूलों का ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं, उन स्कूलों को तो फीस पेरेंट्स को भरना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि टीचर्स कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। लेकिन जिन स्कूलों का ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी स्कूल नहीं चल रहा है, उस पर सरकार की दखल अंदाजी की जरूरत है। और जरूरत पड़ेगी तो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर साहब भी इसमें एक कोर्ट की भी दखल अंदाजी होनी चाहिए कि भाई उन स्कूलों में, जिन स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है, वहां तक फीस वेवर होना चाहिए। संजय पारेख साहब, मुझे लगता है संजय सर ने तो निश्चित रूप से उस पर अपना ओपिनियन रखा। मुझे लगता है एक बेहतर आपको इस पे बताना चाहिए, क्योंकि ये इस देश के लाख करोड़ों परिवारों से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति परेशान है, क्योंकि आप जान रहे हैं लॉकडाउन के बाद नौकरियों पे संकट आया है, बेरोजगारियां आ रही हैं, लोगों के काम धंधे बंद हो रहे हैं। ये बच्चों की फीस के बारे में अगर आप विशेष कानूनी कोई राय दे सकें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी, जैसा अभी संजय जी ने बताया कि जहां तक मजदूरों का सवाल है, आप नो वर्क नो पे की बात नहीं कर सकते, क्योंकि मजदूर काम करने को तैयार है। स्थितियां ऐसी नहीं है कि वो काम नहीं कर पा रहा। जहां तक बच्चों के पढ़ने का सवाल है, बच्चों की भी स्थिति कि बच्चे सब पढ़ने को तैयार है, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं है
न स्कूल चल पा रहा, ना वो जाकर के वहाँ पढ़ाई कर पा रहे। इन स्थितियों को देखते हुए बच्चों से फीस को डिमांड करना, और संजय जी ने ठीक बोला कि जहाँ पर अगर आप अपने एजुकेशन किस तरीके से चल पा रही है, जो डिस्टेंस के थ्रू, डिस्टेंसिंग एजुकेशन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो वो जो चीज़ें हैं वहाँ पर अगर वो कंटिन्यूएशन है तो फीस का डिमांड करना थोड़ा जायज़ लग सकता है। लेकिन जहाँ पर बिल्कुल ही एजुकेशन ठप है वहाँ पर फीस मांगना किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है, किस तरह से लीगल नहीं है। और अगर स्कूल को कोई परेशानी है अपने चलाने में तो फिर सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन छात्रों से डिमांड करना फीस का इस स्थिति के अंदर किसी भी तरीके से जी, आज की स्थिति में जब तक सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से फंक्शनिंग नहीं कर रहा है, हाई कोर्ट पूरी तरह से फंक्शनिंग नहीं कर रही है, ट्रायल कोर्ट पूरी तरह से बंद है, अगर किसी का अधिकार हनन होता है तो मुझे बहुत संक्षिप्त में बताइए वो क्या करे। देखिए, उसके अधिकार का अगर मान लो उसके जो मूलभूत अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ह्यूमन राइट्स है, उनका हनन होता है, उसके पास अभी दो ही रास्ते हैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के अंदर कोई सिविल कोर्ट के अंदर इंजंक्शन का सूट फाइल करना है, डैमेजेस तो संभव है नहीं। उसके लिए दो ही बचते हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मुझे लगता है जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उन हाई कोर्ट्स को पहले बहुत फंक्शनल और बहुत एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सारे मामले सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आ सकते। अगर लोकल एरिया में आपको करना है तो अपने को हाई कोर्ट्स को पूरा फंक्शनल बनाना होगा, उनकी सारी बेंचेस बैठ करके सारी हियरिंग करे, जो उनमें 10 मैटर्स लगाए, 20 मैटर्स लगाए, लेकिन ये पॉसिबल है उनका हियर करना और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये बहुत ज़रूरी है। और जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं जिनका नेशनल सिग्निफिकेंस है, वो मैटर्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी सुनवाई भी होनी चाहिए। जितनी बेंचेस हैं यहाँ पर, अगर 12 कोर्ट बैठते हैं तो 12 कोर्ट को ही बैठना चाहिए, चाहे वो एक एक कोर्ट 2-2, 10-10 मैटर सुने, लेकिन 10 मैटर भी सुनेंगे तो कम से कम 120 मैटर सुनेंगे। आप एडवोकेट एपी सिंह साहब हैं जी। एपी सिंह साहब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। ये एक मध्यम परिवार का वो व्यक्ति भी है जिसकी कह दिया गया उसके 5 एम्प्लॉई हैं, 5 एम्प्लॉई को उसे सैलरी देनी है, किराया भी देना है, बैंक की किस्तें भी देनी है, बिजली के बिल भी देने हैं, उसे सब देना है और उसका लॉकडाउन है और उस पर अपना व्यक्तिगत कर्जा भी है, लोन भी है, वो भी मांगेगा, बिल्डिंग का किराया भी देना है, सब कुछ देना। तो उसकी स्थिति के लिए क्या रिलीफ मिल रहा है? ये बिल्कुल मार्मिक प्रश्न है और मैं भी बहुत सारे ऐसे इष्ट मित्रों से मिलता रहता हूँ। ये बहुत कॉमन प्रश्न है और ये एक ऐसी तबका है जो पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं छूटा जा रहा है, जिसमें सरकार को ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि वो एक जैसा कि लर्नेड एडवोकेट साहब कह रहे थे, वो गाड़ी बंगला सब मेंटेन कर रहा है और उसका सोर्स एक साइड का इनकम बिल्कुल बंद है, इनपुट बंद है, आउटपुट सारा शुरू है। इन दैट सिनेरियो उसके धीरे धीरे सब चीजें ड्रेन हो जाएगा और आदमी का मनोबल भी धीरे से गिर जाता है ऐसी परिस्थितियों में। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आर्थिक स्थिति के साथ साथ आदमी की अब तो मानसिक स्थिति भी कहीं ना कहीं डवाडोल होने की सिचुएशन में आ गई है। इस वेबिनार को हमें समाप्त करने का समय आ गया। संजय राय साहब, संजय पारेख साहब, मनोज रस्तोगी साहब, तमाम जो एडवोकेट्स जुड़े हैं, एसपी सिंह साहब, एपी सिंह साहब, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत से लोग जिनके मैं प्रश्नों को नहीं ले पाया उसके लिए माफी चाहूंगा और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार जी, नमस्कार।